आज की हमारी कहानी हरियाणा के झज्जर जिले की है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इस केस के बारे में। दिन के 9 बजाने को आए थे। झज्जर जिले के गांव बहू में रहने वाले रवि की पत्नी रेखा ने जल्दी जल्दी घर के काम निपटा लिए थे और काम पर जाने के लिए तैयार होने लगी थी। उसकी एक नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर थी। जैसे ही घड़ी ने 9:15 बजाए, रेखा अपना बैग कंधे पर टांग कर घर से बाहर हो गई। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए घर से कुछ दूर बने बस स्टॉप पर आ गई और बस का इंतजार करने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बस उसे दूर दूर तक आती हुई नजर नहीं आ रही थी। रेखा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं, क्योंकि 10 से ज्यादा का समय हो गया, किंतु बस नदारद थी। इस मुई बस के चक्कर में मुझे रोज ही काम पर पहुंचने में लेट होना पड़ता है, वह झल्लाते हुए बड़बड़ाई। अभी तक उस बस स्टॉप पर रेखा अकेली ही खड़ी थी। कोई दूसरा व्यक्ति वहां नहीं आया था। रेखा की झल्लाहट बढ़ने लगी। आज उस बस का दूर तक कोई अता पता नहीं था, जो रोज 10 बजे तक बस स्टॉप पर आ जाती थी। लगता है आज बस खराब हो गई है। मुझे अब पैदल ही झाड़ली के एनटीपीसी पावर प्लांट तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वह उसी प्लांट में नौकरी करती थी। मौसम बड़ा ठंडा है, लेकिन घबराहट में मुझे पसीने छूटने लगे हैं। लगता है किसी दिन मुझे इस बस के चक्कर में काम से हाथ धोना पड़ेगा। सोचते हुए रेखा ने दूर दूर तक सुनसान नजर आ रही उस डामर की सड़क पर कदम बढ़ा दिए। सफर लंबा था। अभी वह थोड़ी ही दूरी पार कर पाई थी कि पीछे से उसे किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। यह एक कार थी जो उसी की साइड पर आ रही थी। रेखा जल्दी से सड़क से नीचे कच्चे राह पर उतर गई। कार तेजी से आकर उसके बराबर में रुक गई। ब्रेक लगने से कार के टायर सड़क पर रगड़ खा गए थे और उसमें से अजीब सी आवाज आई थी। रेखा की ओर की खिड़की खुली और उसमें से एक युवक का सिर बाहर निकला। यह युवक 18 से 19 साल का युवा ही नजर आता था। आज बस नहीं आई है क्या, जो तुम पैदल ही सफर करने के लिए निकल गई हो? उस युवक ने पूछा। रेखा उसे देखकर उपेक्षा से कंधे झटक कर बोली, बस खराब हो गई होगी। मैं काम पर जाने के लिए लेट हो रही हूं, इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है। आओ, मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे काम पर पहुंचा देता हूं। युवक ने कहा। नहीं, मैं पैदल ही चली जाऊंगी, रेखा ने गंभीरता से कहा और आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारे लिए अजनबी हो सकता हूं रेखा, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। आओ, कार में बैठ जाओ। युवक की बात पर रेखा चौंकी। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम भी तुम्हें मालूम है। युवक ने बताया। मैं बहू गांव में ही रहता हूं। तुम्हारा घर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। युवक ने बताया। मैंने तुम्हें कई बार हाट बाजार में देखा है। एक ही गांव का हूं, इसलिए नाम भी जानता हूं। संकोच मत करो, मैं गांव के नाते से तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ज्यादा सोचोगी तो लेट हो जाओगी काम से। रेखा को युवक की बात पर विश्वास करना पड़ा। वैसे भी उसे काम पर पहुंचने में देर हो रही थी। वह कार में बैठ गई। युवक ने उसे अपनी बाईं ओर बिठा लिया था। कार को युवक ने तेजी से आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर तक दोनों मौन रहे। फिर रेखा ने ही मुंह खोला। तुम मेरा नाम जानते हो, लेकिन तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम मंजीत है, युवक बोला। क्या करते हो मंजीत? फिलहाल कुछ नहीं, अभी मैंने 12वीं पास की है। सोच रहा हूं कॉलेज में दाखिला ले लूं। अच्छा विचार है, आजकल पढ़ने लिखने से ही अच्छी नौकरी मिलती है। तुम किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो। हां, मंजीत ने धीरे से कहा और कार की विंडस्क्रीन से बाहर देखने लगा। कुछ ही दूरी पर झाड़ली पावर प्लांट नजर आ रहा था। कार जब वहां पहुंची तो रेखा ने जल्दी से कहा, मंजीत, यहीं कार रोक दो, मैं यहीं पर काम करती हूं। मंजीत ने कार एक साइड करके रोक दी। रेखा दरवाजा खोलकर नीचे उतरी और उसने शिष्टाचार दिखाते हुए मंजीत का मुस्कुराकर शुक्रिया किया। फिर अपने काम पर झाड़ली पावर प्लांट की तरफ बढ़ गई। मंजीत कुछ देर तक रेखा को देखता रहा। जब वह आंखों से ओझल हो गई तो उसने कार को घुमा लिया और वापस गांव की ओर लौटने लगा। उसके जहन में रेखा को लेकर तरह तरह के विचार आने लगे थे। रेखा बला की हसीन और भरे पूरे बदन की युवती थी। वह उसके मन को भा गई थी।
मंजीत उसे अपने दिल में जगह देने का सपना संजोने लगा। इसके बाद वह अक्सर रोजाना ही अपनी कार से रेखा को बस स्टॉप से एनटीपीसी पावर प्लांट तक छोड़ने जाने लगा। इस तरह दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। शाम ढलने को थी। भैंसें चराने वाला चरवाहा अपनी भैंसों को लेकर अब गांव के लिए लौट जाने की तैयारी करने लगा था। उसने पेड़ के सहारे रखा लट्ठ उठाया और उठकर खड़ा हो गया। भैंसें अभी भी खेतों में चर रही थीं। उसने उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया और पानी पिलाने के विचार से उन्हें पास में ही स्थित तालाब की तरफ हाँक कर ले आया। जैसे ही वह तालाब पर पहुंचा, उसके मुंह से चीख निकल गई। तालाब की सतह पर एक युवती की लाश तैर रही थी। चरवाहा बुरी तरह घबरा गया। वह कुछ क्षण बुत बना वहां खड़ा लाश को देखता रहा, फिर गांव की तरफ दौड़ पड़ा। यह झज्जर जिले का ही रुड़ियावास गांव था, जो हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। चरवाहा यहां अक्सर भैंसें चराने आता रहता था, इसलिए वह गांव के चौकीदार को अच्छी तरह जानता था। चरवाहे को चौकीदार गांव की चौपाल पर हुक्का पीता हुआ मिल गया। वहां गांव के कुछ बड़े बूढ़े भी बैठे हुए थे। बदहवास हालत में चरवाहे को वहां भागता हुआ आया देखकर चौकीदार उठकर खड़ा हो गया। उसने उसे देखकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चाचा, मैंने तालाब में एक युवती की लाश देखी है, चरवाहे ने हांफते हुए बताया। लाश? चौकीदार घबराकर बोला। सुबह तो तालाब में कुछ नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखी है। चरवाहे ने कहा, तुम चलकर देख लो। लाश की बात सुनकर वहां बैठे गांव वाले भी घबराकर खड़े हो गए। चौकीदार के साथ वह लोग भी तालाब की तरफ चल पड़े। चरवाहा भी उनके पीछे था। कुछ ही देर में वह सब तालाब पर पहुंच गए। वास्तव में तालाब में एक युवती की लाश तैर रही थी। रुड़ियावास गांव के चौकीदार और गांव वाले बुजुर्गों ने उस युवती की लाश को ध्यान से देखा। वह जवान और सुंदर थी। पेट में पानी चले जाने की वजह से लाश फूलकर पानी के ऊपर तैरने लगी थी। यह गांव की तो नहीं है चौधरी, एक बुर्जुग बोला। मुझे तो लग रहा है किसी ने इसे मारकर यहां लाकर डाल दिया है। ऐसा ही लग रहा है ताऊ। दूसरा व्यक्ति, जो उम्र में इनसे कम लग रहा था, अपनी बात कहता हुआ चौकीदार की तरफ घूमा। भाई, तुम पुलिस थाना साल्हावास में इस लाश की खबर दे दो। पुलिस तहकीकात कर लेगी कि यहां यह लाश कैसे आई। चौकीदार ने सिर हिलाया और जेब से मोबाइल निकालकर उसने थाना साल्हावास से संपर्क कर लिया। कुछ देर घंटी बजती रही, फिर किसी ने कॉल अटेंड की। हेलो, मैं थाना साल्हावास से एसएचओ हरीश कुमार बोल रहा हूं। आपको किससे बात करनी है? मैं साल्हावास गांव का चौकीदार बोल रहा हूं साहब। यहां तालाब में एक युवती की लाश तैर रही है। लाश? दूसरी ओर एसएचओ चौंके। लाश तुमने देखी है क्या? हां साहब, मैं इस समय तालाब के किनारे पर ही खड़ा हूं। लाश अभी भी तालाब में तैर रही है, चौकीदार ने बताया। तुम वहीं रहो, मैं आधा घंटा में वहां पहुंच रहा हूं। एसएचओ हरीश कुमार बोले। चौकीदार ने मोबाइल स्विच्ड ऑफ किया और मोबाइल को जेब में डाल लिया। अब तक इस लाश की खबर गांव रुड़ियावास में फैल गई थी। गांव के तमाम लोग वहां लाश देखने के लिए आकर इकट्ठा हो गए। चौकीदार ने सभी को तालाब से दूर खड़े रहने की हिदायत दे दी। सभी लाश को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया जो मृतका को पहचानने का दावा करता हो। पुलिस वहां पौना घंटा में पहुंची। सूरज इस बीच पश्चिम दिशा में आ चुका था और अस्त होने जा रहा था। रोशनी घटने लगी थी, लेकिन अभी लाश दूर से भी देखी जा सकती थी। एसएचओ ने उस युवती की लाश को पानी से निकलवाने के बाद उसका बारीकी से निरीक्षण किया। वह युवती गोरे रंग की बेहद खूबसूरत थी। नाक नक्श सांचे में ढले प्रतीत हो रहे थे। मृतका के शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नजर नहीं आ रहा था। कपड़े भी सही सलामत दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने इसके साथ जोर जबरदस्ती की हो और फिर मारकर फेंक दिया हो। डेड बॉडी पर कहीं भी खरोंच के निशान नहीं थे। एसएचओ ने अनुमान लगाया कि इसका गला दबाकर मारा गया है। यह आपसी रंजिश का मामला नजर आता था। जांच पूरी कर लेने के बाद एसएचओ ने कागजों की खानापूर्ति की और फिर ऊंची आवाज में वहां मौजूद लोगों से पूछा,
क्या आप में से कोई इस युवती को पहचानता है? नहीं साहब। कई स्वर एक साथ उभरे। लाश की जामा तलाशी में भी कुछ हाथ नहीं आया था। एक प्रकार से उस मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। एसएचओ हरीश कुमार ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया। यहां के काम को पूरा करके उन्होंने चौकीदार से पूछा, तुम्हें इस लाश की जानकारी कैसे मिली थी? यह चरवाहा यहां भैंसें चराने आया हुआ था साहब। इसने ही तालाब में इसकी लाश देखी और मुझे इत्तला देने दौड़ता हुआ गांव रुड़ियावास पहुंच गया। चौकीदार ने बताते हुए चरवाहे के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम यहां भैंसें चराने कब से आते हो? मैं सर्दी में यहां आता हूं साहब। गर्मी में मैं गांव बहू के खेतों में जानवर चरा लेता हूं। मैंने आज शाम को घर जाने से पहले भैंसें इकट्ठी कीं और इन्हें पानी पिलाने के लिए तालाब पर आया तो उस लाश तैरती देखी थी। दिन भर तुम यहीं थे आज? एसएचओ ने पूछा। जी हां, चरवाहे ने बताया, लेकिन मैंने दिन में इधर किसी को भी नहीं देखा है। तुम यहां कितने बजे आ गए थे? मैं दोपहर में 1 बजे यहां भैंसें लेकर आया था। तब से कोई इधर आया ही नहीं। शायद हत्या कहीं और करके कोई यहां लाश फेंकने आया होगा, तो वह 1 बजे से पहले आया होगा। एसएचओ हरीश कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम अपना नाम पता दरोगाजी को लिखवा दो और चले जाओ। जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद कर लिया जाएगा। ठीक है साहब, चरवाहे ने धीरे से कहा और भैंसें लेकर वह गांव बहू की ओर रवाना हो गया। रुड़ियावास गांव के लोग भी गांव में लौट गए। एसएचओ जीप में सवार हुए और थाने की तरफ रवाना हो गई। हरियाणा के झज्जर जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव बहू का रहने वाला रवि 4 मई 2025 को बार बार घड़ी देख रहा था। घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। उसकी पत्नी रेखा 6 बजे तक रोज ड्यूटी से लौटकर घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन 1 घंटा ऊपर हो गया था। वह काम से घर नहीं लौटी थी। रवि के माथे पर अब चिंता की रेखाएं उभरने लगी थीं। घड़ी ने जब 7:30 बजाए तो वह पत्नी रेखा की तलाश में पैदल ही बस स्टॉप की तरफ बढ़ गया। बस स्टैंड दूर था और अंधेरा भी घिर आया था। रवि जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई इंसान वहां नजर नहीं आ रहा था। रवि परेशान हालत में घर लौटकर आया तो रेखा अभी तक घर नहीं पहुंची थी। कहां रह गई यह? 8:30 से ऊपर का समय हो गया। पहले तो वह कभी इतनी देर घर से बाहर नहीं रही। रवि बड़बड़ाया और उसने अपने छोटे भाई को बताया कि रेखा घर नहीं आई है आज। कहीं वह अपने मायके में तो नहीं चली गई है भैया? नवीन, काल्पनिक नाम ने कहा, आप उनके घर फोन करके पूछो, हो सकता है वहीं गई हों। रवि ने मोबाइल निकालकर झज्जर जिले के ही कड़ौधा गांव में रहने वाले रेखा के पापा अजमेर को कॉल लगा दी। रेखा से उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। दूसरी ओर घंटी बजी और फिर कॉल उठा ली गई। हां दामाद जी, कैसे फोन कर रहे हो? घर में सब ठीक ठाक है ना? अजमेर ने पूछा। सब ठीक है पापा, रवि जल्दी से बोला। क्या रेखा वहां पहुंची है? अभी तक वह काम से नहीं लौटी है। नहीं दामाद जी, रेखा तो यहां नहीं आई। अजमेर के स्वर में परेशानी के भाव थे। रेखा से तुम्हारी कहां सुनी हुई थी क्या? नहीं पापा जी, वह सुबह अच्छे मूड में काम पर निकली थी। कहने के बाद रवि ने फोन काट दिया। नवीन, रेखा कड़ौधा में नहीं गई है, उसके पापा ने बताया है। रवि चिंतित स्वर में बोला, तुम अपनी भाभी के काम पर झाड़ली जाकर पता लगाओ, यार दोस्तों से भी कहो वह रेखा को ढूंढें। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है। मैं झाड़ली में पावर प्लांट पर जाकर मालूम करता हूं। 1 से 2 दोस्तों को भी साथ ले जाऊंगा। हो सकता है भाभी का ओवरटाइम चल रहा हो, नवीन ने कहा और घर से साइकिल लेकर निकल गया। नवीन ने झाड़ली जाकर पावर प्लांट में भाभी रेखा के बारे में मालूम किया तो उसे बताया गया कि रेखा आज तो काम पर आई ही नहीं थी। नवीन हैरान रह गया। उसने सुबह भाभी रेखा को बैग कंधे पर टांग कर काम के लिए घर से निकलते देखा था। अगर वह काम पर नहीं पहुंची तो फिर कहां चली गई? नवीन अपने एक दोस्त श्याम को साथ लेकर आया था।
वह उसके साथ भाभी को तलाश करने लगा। झाड़ली की तरफ आने वाले रास्ते के दोनों ओर उन्होंने अच्छी तरह देखा कि कहीं रेखा भाभी का सुबह रास्ते में एक्सीडेंट वगैरह न हुआ हो। वह रेखा को तलाश करते हुए गांव बहुलौर आए। गांव में भी रेखा की ढूंढाढांढी चलती रही, लेकिन उसका कहीं पर भी पता नहीं चला। रेखा की तलाश करते हुए सुबह हो गई। पूरा घर और पड़ोसी पूरी रात रेखा को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। किसी पड़ोसी ने अपने व्हाट्सएप पर सुबह एक युवती के शव का फोटो देखा। वह रेखा लग रही थी। उसने यह बात नवीन और रवि को बताई तो उन्होंने व्हाट्सएप पर पुलिस की ओर से शेयर की गई उस युवती की तस्वीर को देखकर पहचान लिया कि वह रेखा ही है। तस्वीर एक मृत युवती की थी और पुलिस की ओर से इस मृत युवती की पहचान करने की अपील की गई थी। रेखा की यह तस्वीर देखते ही घर में कोहराम मच गया। सभी रोने लगे। थोड़ी देर बाद नवीन, रवि और 2-3 पड़ोस के लोग साल्हावास थाने के लिए एक ट्रैक्टर से निकल गए। रेखा की यह तस्वीर व्हाट्सएप पर यहीं के थाने से शेयर की गई थी। उधर जब पुलिस को मृत युवती की पहचान कराने में सफलता नहीं मिली तो उसका फोटो गांव वालों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। इसके अलावा किसी सूत्र की तलाश में 2 कांस्टेबल रुड़ियावास भेजे गए। उन्हें वहां तालाब के किनारे घास में एक महिला का पर्स मिला था। उस पर्स में एक आई कार्ड मिला जो एनटीपीसी पावर प्लांट झाड़ली का था। इससे अनुमान लगाया गया कि मृत मिली वह युवती इस पावर प्लांट में नौकरी करती थी। एसएचओ झाड़ली जाकर इस आई कार्ड के बारे में मालूम करना चाहते थे कि उससे पहले एक कांस्टेबल ने अंदर कक्ष में आकर बताया, सर, एक ट्रैक्टर में कुछ ग्रामीण लोग थाने आए और वह आपसे मिलना चाहते हैं। एसएचओ उठकर बाहर आ गए। ट्रैक्टर से आए लोग उतरकर उनके पास आ गए। उन्हें राम राम करने के बाद नवीन ने आगे आकर बताया, साहब, हम गांव बहू से आए हैं। व्हाट्सएप पर जिस युवती की लाश का फोटो शेयर किया गया है, पहचान के लिए वह मेरी भाभी रेखा से मिलती जुलती है। मेरी भाभी रेखा कल शाम को काम से घर नहीं लौटी है। क्या तुम्हारी भाभी रेखा झाड़ली में एनटीपीसी पावर प्लांट में नौकरी करती थी? एसएचओ हरीश कुमार ने पूछा। हां साहब, नवीन ने कहा। तो हमें जो लाश रुड़ियावास तालाब में मिली है वह रेखा की है। हमें एक पर्स तालाब के पास से मिला है। उसे पहचान कर बताओ, क्या वह पर्स तुम्हारी भाभी रेखा का ही है? कहने के बाद एसएचओ ने कांस्टेबल को कक्ष में रखा पर्स लेकर आने को कहा। कांस्टेबल वह पर्स उठा लाया तो नवीन ने देखते ही बता दिया, यह पर्स मेरी भाभी रेखा का ही है साहब। लाश पोस्टमार्टम के लिए झज्जर भेजी गई है। एसएचओ ने बताया, तुम यह बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी भाभी से खुंदक रखता हो? नवीन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं था साहब। मेरी भाभी लड़ाकू टाइप की नहीं थी। वह किसी से ज्यादा वास्ता भी नहीं रखती थी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी भाभी की जिंदगी में जरूर रहा है नवीन, जिसने किसी बात पर उसकी हत्या कर दी और लाश को रुड़ियावास में ले जाकर तालाब में फेंक दिया। एसएचओ ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी भाभी अकेली तो रुड़ियावास नहीं जा सकती। ऐसा कौन हो सकता है साहब? नवीन ने दिमाग पर जोर डाला। फिर जैसे कोई तस्वीर उसकी आंखों के सामने उभरी। नवीन ने राजदाराना अंदाज में कहा, साहब, आजकल भाभी किसी की कार में बैठकर झाड़ली पावर प्लांट पर जाने लगी थी। मैंने खुद भाभी को उस कार में बस स्टैंड से बैठते हुए कई बार देखा था। शुरू में मुझे लगा कि गाड़ी पावर प्लांट वालों की ओर से लगाई गई है, उसमें पावर प्लांट में काम करने वाले और भी वर्कर आते होंगे। लेकिन बाद में मुझे संदेह हुआ कि कार में सिर्फ भाभी ही बैठती है, दूसरा कोई और नहीं। कार किस रंग की है? रंग को छोड़िए साहब, मैंने उस कार का नंबर दिमाग में बिठा रखा है। मैं इसके विषय में मौका देखकर भाभी से पूछताछ करने वाला था कि यह हादसा हो गया। मुझे कार का नंबर बताओ, एसएचओ ने उत्सुकता से पूछा। नवीन ने कार का नंबर बता दिया, जिसे एसएचओ हरीश कुमार ने डायरी में नोट कर लिया। फिर उन्होंने एक कांस्टेबल के साथ इन लोगों को झज्जर के सरकारी हॉस्पिटल जाने के लिए भेज दिया और केस डायरी में अज्ञात के खिलाफ
रेखा की हत्या का मामला दफा दर्ज कर लिया। एसएचओ ने एसआई को बुलाकर उसे नवीन द्वारा नोट कराए कार का नंबर देकर कहा कि वह मालूम करें कि यह कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है। एसआई ने 1 घंटे में ही उस कार के नंबर से उसके मालिक का नाम पता मालूम कर लिया और एसएचओ को जानकारी दे दी। यह कार गांव बहू के एक व्यक्ति के नाम रजिस्टर थी, जिसका नाम जयपाल काल्पनिक था। गांव बहू का नाम सुनकर एसएचओ हरीश कुमार बुरी तरह से चौंके। रेखा भी तो गांव बहू की ही थी। एसएचओ तुरंत 4 कांस्टेबल साथ लेकर उस व्यक्ति से मिलने गांव बहू के लिए चल पड़े, जिसके नाम से कार का रजिस्ट्रेशन था। वह व्यक्ति गांव बहू में अपने घर पर ही मिल गया। पूछताछ करने पर उसने कहा, साहब, यह कार मेरे ही नाम से है, लेकिन मैंने यह अपने भांजे मंजीत को दे रखी है। मेरी बहन आजकल बीमार रहती है। मेरे जीजा का 2021 में रोड एक्सीडेंट हो गया था। उनके बाद अपनी बहन के घर की मैं ही देखभाल करता हूं। कार मैंने इसलिए दी कि मंजीत अपनी मम्मी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाए और लेकर आए। क्या कुछ एक्सीडेंट कर दिया मंजीत ने? नहीं, बात कुछ और है। तुम हमें अपनी बहन के घर ले चलो, हमें मंजीत से कुछ पूछताछ करनी है, एसएचओ ने कहा। जयपाल एसएचओ को अपनी बहन के घर ले गया। यहां मंजीत के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि वह कल से कहीं गया हुआ है, कार घर पर खड़ी कर गया है। एसएचओ का शक मंजीत पर गहरा हो गया। उन्होंने मंजीत का फोटो मंजीत की मम्मी से मांगा और उसे लेकर थाने लौट आए। उन्होंने मंजीत का फोटो मुखबिरों को दिखाकर उन्हें मंजीत की टोह लेने के काम पर लगा दिया। मुखबिर अपने काम में लग गए। एसएचओ खुद मंजीत के मिलने वाली संभावित स्थानों पर दबिश देने लगे। काफी भागदौड़ करने के बाद मंजीत 10 मई 2025 को एक मुखबिर की कॉल आने के बाद पकड़ लिया गया। उसे थाना साल्हावास लाया गया। वह अभी 18 वर्ष का युवा था। वह काफी डरा हुआ था। उससे कड़ी पूछताछ शुरू की गई तो उसने रेखा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। तुमने रेखा की हत्या क्यों की? एसएचओ हरीश कुमार ने पूछा। सर, यह सुनने से पहले आप मेरे प्रेम की दास्तां सुन लें, आपको मालूम हो जाएगा मुझे रेखा की हत्या क्यों करनी पड़ी, मंजीत ने गंभीर स्वर में कहा और बगैर इजाजत मिले वह अपनी प्रेम कहानी के पन्ने खोलने लगा। सर, मैं गांव बहू का रहने वाला हूं। रेखा भी इसी गांव की थी। मैंने उसे कई बार देखा था। उसका पति शराबी और कामचोर था, इसलिए रेखा ने घर चलाने के लिए झाड़ली पावर प्लांट में साफ सफाई का काम पकड़ लिया था। वह रोज बस से झाड़ली जाती थी। एक दिन वह मुझे गांव के बाहर बस स्टॉप पर परेशान हालत में मिली थी। उस दिन बस खराब थी, आई नहीं थी। मंजीत ने आगे बताया, मैंने रेखा को कार में लिफ्ट देनी चाहिए। काफी नानुकुर के बाद वह मेरी कार में बैठी। मैं उसे झाड़ली छोड़कर आया। उस दिन के बाद से मैं हर रोज रेखा को उसके काम पर छोड़ने जाने लगा। साथ मिला तो मेरे दिल में रेखा के लिए प्यार का अंकुर फूट गया। मैं रेखा को चाहने लगा, उसका ख्याल रखने लगा। मुझे अपने पापा रामपाल के एक्सीडेंट क्लेम का रुपया मिलता था। मेरे मामा हरपाल भी मदद करते थे। मैं उन पैसों में से रेखा को गिफ्ट वगैरह देने लगा तो धीरे धीरे रेखा भी मेरी तरफ झुक गई। हम दोनों प्यार करने लगे। मंजीत कुछ देर के लिए रुका, फिर सांसें दुरुस्त करके आगे बताने लगा। सर, रेखा को मैं सच्चा प्यार करने लगा था। वह 2 बच्चों की मां जरूर थी, लेकिन लगती नहीं थी। मैं रेखा को अपनी बनाने का ख्वाब सजाने लगा था कि एक दिन यानी 4 मई 2025 को मैंने रेखा को अपनी कार में बस स्टॉप से बिठाया तो वह काफी खुश थी। मैंने उससे खुशी का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। कार चलाते हुए मैंने यूं ही रेखा का मोबाइल हाथ में ले लिया और उसे ऑन किया तो उसमें किसी के साथ रेखा की चैटिंग देखकर चौंक पड़ा। मैंने रेखा से पूछा कि वह किसके साथ चैटिंग कर रही थी। रेखा ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, तुम मेरे सामने उस युवक को कॉल लगाकर बात करो, लेकिन रेखा ने यह कहकर बात समाप्त करनी चाहिए कि वह उस युवक से मिलकर कॉल आदि करने के लिए मना कर देगी। चूंकि मेरे मन में शक घर कर गया था, इसलिए मैं रेखा पर दबाव बनाने लगा कि वह उस युवक से मेरे सामने बात करे। मंजीत ने गहरी सांस ली। रेखा नहीं मानी सर।
मैंने गुस्से में उसका फोन छीनकर तोड़ डाला। इस बात पर रेखा को गुस्सा आ गया। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कोई लड़की लड़के को थप्पड़ मारेगी तो कहां बर्दाश्त होगा। मैंने क्रोध में रेखा की चुन्नी से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। कार मैंने सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी। यहां गहरा सन्नाटा था। मैंने क्रोध में रेखा का गला इतनी जोर से दबाया कि उसकी सांसें थम गईं। वह मर गई तो मैं बुरी तरह घबरा गया। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं काफी देर तक बेमतलब कार को सड़क पर दौड़ाता रहा। फिर मैं रुड़ियावास की ओर चला गया। वहां एक तालाब मुझे दिखाई दिया। यहां सन्नाटा था। मैंने रेखा की लाश उस तालाब में फेंक दी और उसका बैग झाड़ियों में डालकर वापस गांव बहू आ गया। यहां घर पर मैंने कार खड़ी की और राजस्थान भाग गया। एक हफ्ते बाद मैं गांव की तरफ लौटते वक्त मुखबिर द्वारा पहचान लिया गया और मुझे पकड़ लिया गया। मैं रेखा की हत्या का गुनाह कबूल करता हूं। चूंकि मंजीत ने गुनाह कबूल कर लिया था और रेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट हो गया था कि उसकी मौत गला घुटने से हुई है। एसएचओ हरीश कुमार ने दोबारा मंजीत को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मंजीत की कार, रेखा का बैग और मोबाइल जो टूटी दशा में था, जब्त कर लिया। रेखा की लाश उसके फैमिली वालों को सौंप दी। वह लोग रेखा का अंतिम क्रियाकर्म करने में व्यस्त हो गए। अपने से कम उम्र के लड़के की ओर रेखा ने झुककर अपना विवेक, पति और बच्चे खोए और भरी जवानी में ही वह प्रेमी के हाथों अपना जीवन गंवा बैठी। वीडियो में बताई गई जानकारी केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है। हम किसी भी अपराध को बढ़ावा नहीं देते और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाते। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली क्राइम स्टोरी आपसे ना छूटे। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।